हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ टोनी के पास वाइब्रेनियम होता। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी वीडियो बनाया ही जाए। आमतौर पर मैं ये चीज़ वीडियो के शुरुआत में बोलता नहीं हूँ, बट मैं इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड तक में आपको बहुत ही गजब की बातें पता चलेगी। एंड मैंने बहुत समय बाद किसी क्रिएटर को इन्वाइट किया है किसी टॉपिक पर साथ काम करने के लिए, और आज के हमारे गेस्ट हैं गीकी शिकी। हेलो मार्वल फैंस, आई एम गीकी शिकी एंड मुझे समझ नहीं आता कैप्टन इतना बड़ा वीडियो क्यों बना रहे हैं, जबकि वी ऑल नो टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो थैनोस का किस्सा तो टाइटन में ही खत्म हो जाता है ना गाइस। अगर ये कंक्लूडिंग लाइन में होता तो ज्यादा सही लगता मेरे भाई। इसे वीडियो के शुरू में नहीं बल्कि एंड में बोल सकते थे, शुरुआत में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। एनीवेज, आप ये कैसे बोल सकते हो कि टोनी थैनोस को टाइटन में निपटा देता? ये कोई बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो गया? भाई मुझे एक बात बताओ, आयरन मैन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है किसी भी फाइट में? उसके आर्क रिएक्टर में पावर की कमी। एवेंजर्स 1 में उनका आर्क रिएक्टर अगर आउट ऑफ पावर नहीं होता तो क्या वो मौत को इतने करीब से देखते? और ये तो वाइब्रेनियम का सबसे बड़ा फीचर है कि वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। शूरी जैसी बच्ची ने जब ब्लैक पैंथर के सूट में इसको इंस्टॉल किया, इस तरह से डिजाइन किया कि वो किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तब तो टोनी तो उसको बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकता है। प्लस जस्ट इमेजिन, टोनी का सूट जितना डैमेज लेता है, अगर उसको वो एनर्जी स्टोर करता रहे तो जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ही टोनी का सूट चार्ज होता रहेगा, यानी कि लो पावर की प्रॉब्लम टोटली खत्म। हमें तो ये भी नहीं पता कि टोनी ने जो नया एलिमेंट बनाया था वो आर्क रिएक्टर को कितना चार्ज कर सकता है। मे बी ये बात टोनी भी नहीं जानता, क्योंकि अगर वो जानता तो आर्क रिएक्टर को मैक्स पावर में रखकर फाइट में जाता। बट जब थॉर से लड़ता है तो थॉर की लाइटनिंग अटैक से 400% चार्ज हो जाता है उसका सूट। अब आप ही सोचिए, थैनोस ने मून का टुकड़ा उठाकर जब टोनी पे फेंका था, अपने आप को स्मार्ट बन रहा था, अगर टोनी उसी का अटैक एब्जॉर्ब करके थैनोस पे मारता तो क्या होता? इतना ही नहीं, ये सोचिए अगर थैनोस का पावर स्टोन का अटैक ही टोनी का सूट एब्जॉर्ब करके थैनोस पे ही मार देता तो थैनोस की तो वही रास्ते लग जाने थे। और थैनोस ने जब टोनी को स्टैब किया था वो शायद सीन होता ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेनियम का जो सूट है उनके शरीर से गायब नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेनियम से बने वेपन से सोनिक अटैक ना किया जाए, जैसे शूरी का गॉन्टलेट या क्लॉ का मैकेनिकल आर्म में था। एंड ऑफ कोर्स वकांडा अपने पड़ोसी का वाइब्रेनियम नहीं देता तो थैनोस तो फिर भी एलियन था, उसको तो जिंदगी में कभी वाइब्रेनियम ना मिले। बात तो आपकी सही ही है। एंड मुझे लगता है कि अगर टोनी के पास वाइब्रेनियम होता तो वो सिर्फ उसी से उसका सूट नहीं बनाता, क्योंकि इससे उसके सूट में एक वीक पॉइंट रह जाता, और वो ये रहता कि कोई भी वाइब्रेनियम से बने वेपन से अगर कोई सोनिक अटैक इस सूट के ऊपर करता तो वो गायब हो जाता। तो मेरे ख्याल से टोनी इसका भी सोल्यूशन निकाल लेता और उसे बाकी एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके बनाता, ताकि कोई उनके ऊपर ऐसे अटैक भी करे तो अगर वाइब्रेनियम गायब हो जाए तो दूसरा लेयर वहां पर मौजूद रहे। प्लस टोनी इज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन MCU। उसके बनाए गए कुछ आर्मर के मॉडल्स को इसलिए साइड कर दिया गया था ताकि ब्लैक पैंथर मूवी में उन्हें दिखाया जा सके। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए, नाकिया के हाथ में ये जो रिंग ब्लेड्स टाइप के वेपन रहते हैं, ये टोनी के अर्ली आर्मर डिजाइन में लगे हुए वेपन से बहुत हद तक मैच खाते हैं। एंड शूरी के हाथों में ये जो वाइब्रेनियम गॉन्टलेट थे वे सोनिक अटैक ही करते थे, राइट? और सोनिक अटैक करने वाले वेपन तो टोनी बहुत पहले ही बना चुका था और वो मिलिट्री को भी बेचता था। इनफैक्ट द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर भी हम देखते हैं कि रॉस इन्हीं को यूज करता है हल्क को रोकने के लिए, और इनका मिनिएचर वर्जन हमें सिविल वॉर मूवी के अंदर देखने को मिला, जहां पर ये चीज वॉर मशीन के हाथों में फिट थी। अंतर सिर्फ इतना था कि शूरी ने जो बनाया था वो वाइब्रेनियम से बनाया था, जिसके वजह से शायद एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो कि सिर्फ वाइब्रेनियम ही रेजोनेट कर सकती थी और बाकी मेटल्स नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो बाकियों से अलग होती थी। और अगर टोनी को वाइब्रेनियम का एक्सेस मिल जाए तो वो तो इससे बना ही डालेगा। अरे भाई आप इतना बोल रहे हो, इफ यू रिमेम्बर, ये सूट जो टीचाका यानी कि टीचाला के फादर ने पहना था इसमें, और ये सूट जो टीचाला ने पहना अपने फर्स्ट अपीयरेंस में यानी कि सिविल वॉर में, उसमें एक्सेप्ट और हेलमेट ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सेम ही था। यानी कि ये सूट उतने सालों तक सेम ही था जब तक शूरी ने उसका अपग्रेड नहीं किया। काहे का एडवांस देश यार, जब इतने सालों तक कोई एवोल्यूशन ही नहीं किया उस सूट में। माना कि पुराने टाइम में वो एडवांस होगा, बट उनका डेवलपमेंट रेट इतना स्लो हो गया था कि बाकी कंट्रीज उनके जैसे टेक बनाने लगे थे। एंड ये एनर्जी शील्ड वकांडा की आर्मी के पास जो था, वैसे ही कुछ एनर्जी शील्ड एजेंट्स ऑफ शील्ड में कोल्सन के पास भी दिखाया, कैप्टन अमेरिका की शील्ड के फॉर्म में। एग्जैक्टली ब्रो, वकांडा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा तो था ही, लेकिन उसका इवोल्यूशन रेट बहुत ही स्लो लग रहा था वाइब्रेनियम होते हुए भी। वहां अगर टोनी होता तो वो लोग शायद नैनोटेक पे कब का शिफ्ट हो गए होते। अब
जो लोग ये बोलने वाले हैं कि वाकांडा फाइल्स जो कि एमसीयू के लिए कैनन है उसमें ये रिवील हुआ है कि टोनी को नैनोटेक का आइडिया वाकांडा से मिला था, तो बॉयज अगर आप इन्फिनिटी सागा का कंप्लीट पैकेज लीजिएगा या फिर सिर्फ आयरन मैन 2 का ओरिजिनल कॉपी लीजिएगा तो उसमें आपको कई सारे डिलीटेड सीन्स मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऐसा डिलीटेड सीन भी मिलेगा जहां पर हम टोनी को नैनोटेक के ऊपर काम करते हुए देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आयरन मैन नैनोटेक के ऊपर आयरन मैन बनने के दूसरे साल या फिर कहीं अपने दूसरे मूवी में ही काम कर रहा था। अब आप मार्वल के ऑफिशियल की ही बात मानिएगा तो एक समय तो इन्होंने ये भी कहा था कि शूरी सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, बट आप सभी जानते हैं कि कौन है, और कैप्टन मार्वल को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बता दिया गया था। और हम लोगों को ये चीज मालूम है कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं। वो लोग आने वाली मूवीज के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि फैंस उन सब में भी इंटरेस्ट ले, क्योंकि हम सबका ज्यादातर इंटरेस्ट जो एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है उनके ऊपर रहता है। और तो और गीकी भाई, आपने जो ये कहा ना कि वाकांडा के जो सोल्जर्स हैं उनके पास एनर्जी शील्ड थे, एंड हमें एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर देखने को मिला था कि टोनी ने अपने मार्क 85 से यहाँ पे एनर्जी शील्ड बनाया था जो कि कुछ इसी तरह का दिख रहा होता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज उसने वाकांडियन से इंस्पायर्ड होकर लगाया था। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि टोनी ने भी ये अपने टैंक नामक सूट जो कि उनके आयरन मैन 3 के अंदर हाउस पार्टी प्रोटोकॉल के अंदर आता है उसमें डाला था, बट हमें वो देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट उसमें 35 सूट थे, में से हमें सिर्फ कुछ ही आर्मर्स के झलक मिले एंड कुछ के तो वो भी नहीं मिले। बट इन केस अगर कोई बंदा टोनी के हर उस आर्मर के बारे में जानना चाहता है जिसे स्क्रीन में नहीं दिखाया गया है आज तक, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगे मेरे आयरन मैन के सूट एक्सप्लेनेशन सीरीज के अंदर, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और अभी आई बटन में शो हो रहा होगा। हाँ, वो मैंने सीरीज देखी है, काफी अच्छी है। तो देखा ना, टोनी को सिर्फ वाइब्रेनियम मिलता तो अपने सूट के साथ साथ पूरे वकांडा का भी भला कर देता। मे बी वो मेडिकल फील्ड में शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, बट वेपन डिपार्टमेंट में तो डेफिनेटली झंडे गाड़ देता, एंड ऑल्सो वो अनबीटेबल होता। अग्रीड, बट मेरे ख्याल से अगर हम टोनी को एमसीयू का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर माने तो शायद वो वाइब्रेनियम के उन सीक्रेट्स को भी अनलॉक कर देता जिनको कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने किया था, जिसमें उन्होंने वाइब्रेनियम के अंदर मैजिकल एनर्जी का राज का पता लगा लिया था। एंड ये जो मैजिकल एनर्जी है ये वही है जिससे सारे वाइब्रेनियम में एनर्जी है। इनफैक्ट हार्ट शेप्ड हर्ब भी इसी के वजह से पैदा होता है, एंड इसे ही खाकर ब्लैक पैंथर्स को पावर मिलते हैं। वाकांडा में इतने समय से वाइब्रेनियम तो था, बट वो लोग आज तक इसको डिकोड नहीं कर पाए थे, और डॉक्टर डूम ने ये कर दिया था। एंड आई बिलीव कि टोनी स्टार्क जो कि स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑन अर्थ है एमसीयू के अंदर, शायद वो इसे क्रैक कर देते। मतलब बंदे ने अपनी काबिलियत कहाँ नहीं दिखाई है, टाइम मशीन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बनाई है, तो ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। ये बहुत बड़ी बात लग रही है, बट पॉसिबल तो है। वैसे अगर टोनी को क्रैक कर देता तो कितना पावरफुल बन जाता? आप ये पूछ रहे हो कि वो कितना पावरफुल होता? अरे यार, ये वर्ड छोटा लगने लगता अगर टोनी वाइब्रेनियम के मैजिक को क्रैक कर लेता, क्योंकि जब डॉक्टर डूम ने वाइब्रेनियम के पावर्स का राज को पता लगा लिया था तो उसने कहा था कि कॉस्मिक क्यूब की पावर भी इसके सामने कम है। एंड अगर कॉस्मिक क्यूब की बात करें तो इसको यूज करके थानोस गॉड बन गया था कॉमिक्स के अंदर। एंड स्पाइडी ने तो 1 बिलियन सेकेंड के अंदर पूरा मल्टीवर्स रिक्रिएट किया था, मतलब कि 1 नैनो सेकेंड के लिए वो उसके कांटेक्ट में आया था, तब उसने पूरा मल्टीवर्स रिक्रिएट कर दिया था। एंड ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि यही स्पाइडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर क्या मोस्ट पावरफुल फीट है कॉमिक्स के अंदर। तो आप समझिए मेरे भाई कि अगर टोनी ने वाइब्रेनियम के राज को क्रैक कर लिया होता तो वो लिटरली गॉड होता। मतलब कि अगर एमसीयू वाला थानोस जिसके पास बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे वो टोनी के ऊपर मून्स के छोटे छोटे टुकड़े फेंकता ना, तो टोनी बोलता आर यू कॉमेडिंग मी, और उसके बाद से उसके ऊपर भर भर के प्लैनेट्स ही दे मारता। ईंट का जवाब टोनी पत्थर से नहीं भैया, पूरा पहाड़ फेंक के मारता। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमसीयू वाले जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो कॉमिक्स जितना पावरफुल नहीं लगते, बट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉमिक्स एंड एमसीयू के वाइब्रेनियम ओरिजिन सेम है, तो अज्यूमिंग कि दोनों के पावर लेवल सेम होंगे, ना कि इन्फिनिटी स्टोन्स के जैसे कम कर दिए होंगे, तो टोनी हंसते हंसते थानोस के रास्ते लगा देता। मैं पहले ही बता दूं कि इतना बड़ा क्लेम जो मैं कर रहा हूं उसमें 2 बड़े इफ हैं। पहला इफ ये कि टोनी वाइब्रेनियम के मैजिक के कोड को क्रैक कर लेता, एंड दूसरा इफ ये कि वाइब्रेनियम की जो मैजिकल पावर्स है और उनके जो राज है, उनके जो पावर लेवल्स हैं, जिस तरह कॉमिक्स में है एमसीयू के अंदर भी वो उतने ही पावरफुल हो। बाद में मेरे नाम का बिल मत फाड़ना कि कैप्टन बीटू ने ऐसा कहा था कि अगर टोनी को वाइब्रेनियम मिल जाता वो सीधे भगवान ही बन जाता, जो कि वो बन सकता है, बट उसके लिए 2 कंडीशंस पूरे होने चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको बताएं।
अरे भाई आप इसकी चिंता मत करो, आयरन मैन फैंस इतने समझदार हैं एंड ये चीज अगर ना भी हो तो हमने गिनवाया है कि टोनी ने वाइब्रेनियम के बिना वकांडा या सो कॉल्ड एडवांस कंट्री से कई ज्यादा बेटर वेपन्स बनाए हैं, बट वाइब्रेनियम ही अपर हैंड देता है वकांडा के लोगों को। लेकिन वाइब्रेनियम के मिलते ही टोनी बिल्कुल अनबीटेबल टाइप कैरेक्टर हो जाता है, लो पावर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और उनका सूट बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। सही कहा ना गाइस? ये बात तो हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि वो टोनी को वाइब्रेनियम के साथ किस मुकाम पर मैक्स जाता हुआ देखना चाहते हैं। वाइब्रेनियम से बने हुए अपडेटेड आर्मर के साथ एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर, या फिर वाइब्रेनियम के राज जाने के बाद एक भगवान रूपी कैरेक्टर। हमने तो अपने डिस्कशन के अंदर बेस्ट केस सिनेरियो दिखाया है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में हम सोच ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि कौन इंसान कितना नीचे तक सोच सकता है ये तो उसी के ऊपर निर्भर करता है। सो गाइस, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लस कोलैब वीडियो था, तो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। एंड कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा कैप्टन B2 एंड कीकी शिकी को, क्योंकि नतीजा तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग दोनों ने मिलकर कितना कमाल का वीडियो बनाया है। भाई मुंह या मिट्ठू नहीं बनते, और कंटेंट कैसा लगा ये तो ऑडियंस ही बताएगी। अच्छा लगा तो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। आफ्टर ऑल वी ऑल आर सुपर हीरो फैंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस ताकि मैं आपके साथ इस वीडियो में काम कर सका। ऑल्सो मैं चाहूंगा कि आपका चैनल का जो मोटो है इस वीडियो के लिए मैं बोलूं, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन आवर रिस्पेक्टिव चैनल्स।